तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी इंट्रॉपी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको अपने इंट्रॉपी के फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी बेसिक बातें बता दी थी। इंट्रॉपी के रिगार्डिंग क्या है इंट्रॉपी, क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कैसे हम लोगों को पता लगता है कि भाई एक प्रोसेस फिजिबल है, एक नॉन फिजिबल है, कब हमारा इंट्रॉपी इंक्रीज हो रहा होगा, कब हमारा इंट्रॉपी डिक्रीज हो रहा होगा, एक्सेट्रास। हमने वहाँ पर इंट्रॉपी के मैथमेटिकल फार्मूला को भी देखा था, एज वेल एज इंट्रॉपी के एक्सपेरिमेंटल जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझा था। लास्ट जहाँ हमारी क्लास स्टॉप हुई थी, हम वहीं से इनिशिएट हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखिए तो हमने एक ही कॉन्क्लूज़न आपको दिया था, और वो कहा था कि भाई अगर एक रिएक्शन की आप स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस कर रहे हो कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, तो आपको डेल एस टोटल देखना है। इसी को बोला जाता है डेल एस यूनिवर्स। और ये अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लास्ट लेक्चर हमने यहीं पर स्टॉप किया था। हाँ, अलग बात है कि हमने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो आप टोटल टाइम बचाने के लिए मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यू हैव टू चेक डेलेस टोटल। बिना डेलेस टोटल चेक किए आप एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस नहीं कर सकते हो। अलग बात है कि हमने आपको कहा था कि अगर आपको टाइम बचाना है तो आप एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सिर्फ डेल एस सिस्टम निकाल लीजिए, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो वी कैन से कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन बचिएगा। उससे बचने की कोशिश करनी है हमको ऑलवेज डेलेस टोटल ही फाइंड करना है। अब बच्चे ने जब पूरी बात सुनी तो कहा कि ठीक है सर, समझ गया आपकी बात, लेकिन हमारे पास एक समस्या है सर कि हम एक न्यूमेरिकल में कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये आइसोलेटेड गिवन है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं गिवन है तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने आइसोलेटेड सिस्टम के रिगार्डिंग आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हुआ था, कि जहाँ एनर्जी और मैटर सिस्टम और सराउंडिंग के अमंग एक्सचेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ सुनिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम का आइसोलेटेड होने के लिए एक वेल डिफाइंड बाउंड्री प्रेजेंट होना ही चाहिए। नहीं समझे हमारी बात? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी इंट्रॉपी को चेंज कर दिया है। मान लीजिए हमने इंट्रॉपी बढ़ा दिया। ये हमारा सिचुएटेड मान लीजिए दिल्ली में है सिस्टम। तो इस इंट्रॉपी के बढ़ने के कारण मुंबई में क्या इफेक्ट आएगा? मान लीजिए ये पी पॉइंट मुंबई में है, समझ में नहीं है ये बातें। हमने आपको बताया कि भाई ये हमारा एक सिस्टम है, और मान लीजिए ये हमारा पी पॉइंट मुंबई में है, काफ़ी फार अवे है। अब यहाँ बोर्ड तो हम दिल्ली और मुंबई डिस्टेंस नहीं दिखा सकते हैं आपको। हमने आपको कहा कि भाई चलिए, बच्चे को दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा फिगर को हटाते हैं और थोड़ा फिगर को क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा दिल्ली में प्रेजेंट है, और एक पॉइंट पी हमारा मुंबई में प्रेजेंट है। अब हमने इस सिस्टम की इंट्रॉपी को बढ़ा दिया है। ये इंट्रॉपी बढ़ने से मुंबई में क्या फर्क पड़ना है? किसी भी तरीके का कोई फर्क तो नहीं पड़ना है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस पॉइंट के लिए ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। वैसे भी हमने कितनी बार बोला है, आइसोलेट का मतलब अलग थलग कर देना। बार बार बोलते हैं कि भाई वो जो पर्सन है वो सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट के लिए ये सिस्टम आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। इसकी चेंजिंग से इस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अब सराउंडिंग क्या है, तो मान लीजिए
सराउंडिंग का मतलब होता है बहुत नजदीक। अब मान लीजिए ये हमने एक बाउंड्री ले लिया। अब ये इंट्रॉपी चेंज होने के कारण ये ब्लैक कलर के बाहर का जो एरिया है वो डिस्टर्ब होगा, तो दिस वन इज योर सराउंडिंग। नहीं समझ में आई बातें? सराउंडिंग का मतलब होता है इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब है कि जहां आप सिस्टम में चेंज लाए और सिस्टम में चेंज लाने के कारण उसका जो नेबरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए, वहां चेंज अकर हो जाए, दे आर कॉल्ड सराउंडिंग। इसके लिए ये सराउंडिंग नहीं है, क्योंकि यहां के चेंजिंग से यहां कुछ अकर ही नहीं होना है। अब दिस सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका डेल एस टोटल होगा। बातें समझ में आ गई? डेल एस टोटल हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग है, तो ये पी पॉइंट सराउंडिंग नहीं हुआ हमारा, क्योंकि यहां आप कोई चेंजिंग अकर कर रहे हो तो पी पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और हमने कहा है कि डेल एस टोटल इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सराउंडिंग अभी हमने क्या आपको कहा है? इमीडिएट सराउंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि आप सिस्टम में किसी भी तरीके का चेंज लाए और उस चेंज के कारण जहां तक वो चेंज इन्फ्लुएंस्ड हो, उस चेंज के कारण हमको कुछ डिस्टरबेंस जहां तक दिखे। जैसे मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में रात में आप सोने गए। आपकी सोसाइटी और आप सिस्टम में सोने चले गए, कुत्ता आ गया, रात में एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब कुत्ता जोर जोर से चिल्लाने लग गया। अब हमने सिस्टम कुत्ते को बना दिया, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है। अब आप बताइए, उस कुत्ते के भौंकने से आपकी सोसाइटी से 3 किलोमीटर दूर कोई सोसाइटी है, उसको क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? भाई वो तो सोया हुआ है, चैन से सोया हुआ है। तो वो जो बार्किंग डॉग है वो सिस्टम हो गया और आप सराउंडिंग हो गए, क्योंकि उसके कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हो। जो 4 किलोमीटर अवे सोसाइटी है वो तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और डेल एस टोटल हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, मतलब वो डॉग और आप दोनों मिलकर के डेल एस टोटल बन रहे हो। और वो डेल एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 है तो देन वी कैन से प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज हम बोलते हैं कि प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, अलग बात है कि हमने कहा था कि अगर कोई प्रोसेस हमारा आइसोलेटेड है तो आप डेल एस टोटल कैलकुलेट करने से टाइम बचाने के लिए बच जाइए, आप सिर्फ डेल एस निकाल लीजिए सिस्टम का, एंड वी कैन से कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, आपको डेल एस टोटल पर ही आगे काम करना है। बढ़ा जाए आगे। फिर एक सेकेंड, जहां हमने अपनी क्लास को खत्म किया था उसे जरा बोल दे। हमने कहा था कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज डेल एस इज इक्वल टू 0 होता है, और ये हमारा मैक्सिमम रैंडमनेस आता है उस गिवन टेम्परेचर पे। मतलब अगर आपने इक्विलिब्रियम स्टेज ऑब्टेन्ड किया हुआ है तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर वो अपनी मैक्सिमम रैंडमनेस को प्रोड्यूस कर चुका है उस गिवन टेम्परेचर पे। अब इंट्रॉपी में फर्दर किसी भी तरीके की कोई चेंज अकर नहीं होगी। क्लियर? तो अब हम लोग जरा आते हैं एक एक कर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रॉपी पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें आप इंट्रॉपी के रिगार्डिंग यहाँ भी सीखिएगा। तो अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रॉपी। चलिए, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रॉपी डिस्कस कर रहे होंगे तो जो बोलने वाली चीज़ें होंगी उनको सिर्फ बोलेंगे, बोलकर समझाएंगे। जो हमारा लिखने और समझाने वाला काम है, बोर्ड का काम, वही होगा। पहली चीज़ जानिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रॉपी में कि इंट्रॉपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सिस्टम में प्रेजेंट होती है उस पर यह डिपेंड करता है। लेकिन अगर मोलर इंट्रॉपी की बात करो तो ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है, क्योंकि आप अमाउंट एक मोल के लिए स्टडी कर रहे होते हो। क्या बोले? पहली बात सुनिएगा, हमारा इंट्रॉपी जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अर्लियर एक्सटेंसिव, इंटेंसिव सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं। एक्सटेंसिव का मतलब हो गया कि यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सिस्टम में प्रेजेंट है उस पर यह डिपेंड कर रहा है। बढ़ा जाए आगे। यह एक स्टेट फंक्शन होता है, यह पाथ फंक्शन नहीं होता।
बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आगे 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात निकल कर आएगी। यह एक स्टेट फंक्शन है। मान लीजिए आप पॉइंट 1 से पॉइंट 1 की तरफ जा रहे हो, तो जो चेंज इन इंट्रॉपी होगा वो होगा S2 माइनस S1। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप 1 to 2 ऐसे जा रहे हो, 1 to 2 ऐसे जा रहे हो या 1 to 2 ऐसे जा रहे हो, ये सारा जगह डेल एस मैग्नीट्यूड वाइज वही रहेगा। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। इंट्रॉपी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रैंडमनेस बढ़ेगा, इंट्रॉपी भी बढ़ेगा। क्लियर? बढ़ा जाए। अगली बात जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट पे, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट पे 0 होते हैं, लेकिन इंट्रॉपी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट पे 0 नहीं होता। बातें समझ में नहीं आई? जैसे अगर हम बात करें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मान लीजिए हमारा H2 गैस है, स्टैंडर्ड स्टेट है, 0 होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स एनर्जी आगे आएगा, H2 गैसियस का लीजिए 0 होगा, लेकिन इंट्रॉपी ऑफ फॉर्मेशन H2 गैसियस का 0 नहीं होगा। कभी भी इंट्रॉपी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट पे 0 असाइन नहीं किए जाते, इंथैल्पी और गिब्स एनर्जी 0 असाइन किए जाते हैं। अगली, जैसे आपने इंथैल्पी वगैरह में पढ़ा होगा कि चेंज इन इंथैल्पी सिग्मा ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। बिल्कुल इंट्रॉपी में भी सेम चीज़ है कि चेंज इन इंट्रॉपी जो हमारा होता है वो होता है सिग्मा ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन इंट्रॉपी डेल एस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ इंट्रॉपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रॉपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे अभी हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था कि डेल एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल एस टोटल लेस देन 0 आ जाए तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल एस इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज वो स्टेज है जहां आप फर्दर किसी भी तरीके की इंट्रॉपी चेंज अकर नहीं कर सकते हैं। ये मैक्सिमम रैंडमनेस आपने उस टेम्परेचर पे ऑब्टेंड कर दिया हुआ है। ठीक है? अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिख लिया है कि भाई जब 2 आइडियल गैसेस को आप मिक्स करते हो आइसोलेटेड सिस्टम पे, T और P अगर कांस्टेंट हो तो उसका रैंडमनेस बढ़ता है, उसका डेलेस बढ़ता है। यही वजह होती है कि गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू मिक्स। ठीक है ना? वो एक्चुअली उसका डिसऑर्डर्ड फॉर्म बढ़ता है, इसलिए उनकी नेचुरल टेंडेंसी है कि भाई वो मिक्स होंगे। बढ़े आगे। इंट्रॉपी जो हमारा होता है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, वो हमारा अनअवेलेबल एनर्जी को मेजर करता है। इंट्रॉपी कभी भी अवेलेबल एनर्जी को मेजर नहीं करता, यह ऑलवेज अनअवेलेबल एनर्जी को मेजर करता है। और अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू इंट्रॉपी इनटू टेम्परेचर होता है। क्लियर? अब आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी के अगले पॉइंट को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत आएगी, तो हम लोग टॉपिक का नाम देते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अर्लियर रिवर्सिबल प्रोसेस पूरा चीज़ समझाया हुआ है। तो हम लोग अब एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पहले पढ़ रहे हैं। क्लियर? उससे पहले एक और
कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए, डेल एस टोटल बोला हुआ है, डेल एस टोटल इज इक्वल टू होता है डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। ठीक है, चलिए मान लीजिए ए रिवर्सिबली बी में कन्वर्ट हो रहा है, माने ये एक स्टेट है, उससे ये दूसरा स्टेट रिवर्सिबली ऑब्टेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट अस कंसीडर ए एब्जॉर्ब Q amount of heat at temperature T। हमने पहली चीज मान लिया है कि भाई A Q amount of heat को लॉस कर रहा है टेम्परेचर T पर। तो आइए HA माइनस HB ये लॉस कर रहा है, अभी ऐसे की बात कर रहे हैं, तो SA माइनस SB मतलब सिस्टम का निकाल रहे हैं इज इक्वल टू, तो अब बोलोगे कि सर ये लॉस कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस Q बाई T। At same time we absorb Q amount of heat at given temperature T। उसी मोमेंट पर भी यह लॉस किया हुआ हीट एनर्जी को उसी टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अब जो हमारा आएगा HB माइनस HA मतलब सराउंडिंग प्लस Q बाई T। समझ में नहीं आई बातें, हमने क्या बोला है, ये शायद बातें समझ में नहीं आया है। तो अब आइए हम लोग जरा डेल एस टोटल निकाल ले। डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू सिस्टम माइनस Q बाई T प्लस Q बाई T इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा आज के बाद, याद रखना है आज के बाद कि फॉर रिवर्सिबल चेन्स डेल एस टोटल इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब एक कॉन्क्लूजन निकल कर आ गया कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल एस यूनिवर्स या ऑब्लिक डेल एस टोटल 0 के बराबर होता है। वजह यह है कि सिस्टम जितना हीट एनर्जी लॉस करेगा, सराउंडिंग उतना ही हीट एनर्जी उसी टेम्परेचर पे गेन करेगा, या सिस्टम जितना हीट गेन करेगा, सराउंडिंग उतना ही हीट लॉस करेगा उसी गिवन टेम्परेचर पे। क्लियर है? आइए अब हम लोग ज़रा एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। वैसे हम लोगों को एंट्रोपी कैलकुलेशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारी सिलेबस नहीं है, हमारी सिलेबस सारी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही है, लेकिन जानने में बुराई नहीं है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं है। हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला रिवर्सिबल का नहीं जानना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है हमें।
आइए एक हम इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। एक ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी के जस्ट सामने समुद्र है। अब ज्वालामुखी से रॉक्स जो हैं वो पिघल पिघल के निकल रहे हैं और वो ठंडे पानी वाले समुद्र में जाकर के गिर रहे हैं। दो डिफरेंस आपने आकर किया होगा कि ज्वालामुखी का जो पत्थर निकल रहा है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे है और जहाँ वो जिस पानी में गिर रहा है उस पानी का टेम्परेचर अलग अलग है। तो आइए हम लोग ले लेते हैं, ए बी में ट्रांसफ़र हो रहा है। ए T1 टेम्परेचर पे है, बी T2 टेम्परेचर पे है। मान लिया कि T1 ग्रेटर देन T2 है। अब एक चीज़ बताइए, जस्ट हमने कल ही एक चीज़ आपको बताया है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फिजिबल प्रोसेस होता है। तो लेट Q अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय हॉटर बॉडी A at temperature T1। बातें समझ में नहीं आई। एंड दिस Q amount of heat is absorbed by B at temperature T2। अब हम लोग आते हैं डेल एस टोटल या डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, इसने हीट लॉस किया है तो माइनस Q बाई T1 प्लस Q बाई T2। आइए जरा सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो डेल एस टोटल इज इक्वल टू, डेल एस टोटल इज इक्वल टू, बच्चा बोलेगा कि Q सर बाहर निकाल लो, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। आपने लिया था T1 बड़ा है T2 से, मतलब डेल एस टोटल ग्रेटर देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल एस टोटल इज इक्वल टू 0 होते हैं, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल एस टोटल ग्रेटर देन 0 आता है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? आइए हम लोग डेल एस सराउंडिंग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बच्चा बोलेगा कि डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू Q ऑफ सराउंडिंग रिवर्सिबली, फॉर्मूला है बाई टी, Q बाई टी पढ़े हुए हैं। यह हाईली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हाईली एक्सटेंसिव है। तो हम लोग इसको मेज़र करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, और अगर हीट को आप कांस्टेंट प्रेशर पे मेज़र करो तो डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, वो इंथाल्पी कहलाता है, डेल एच सराउंडिंग रिवर्सिबली बाई टी। अब डेल एच स्टेट फंक्शन है। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो मैटर ये नहीं करता है कि आप ये डेल एच रिवर्सिबली मेज़र कर रहे हो या इरिवर्सिबली मेज़र कर रहे हो, क्योंकि ये तो पाथ डिपेंडेंट होता ही नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में?
सही आ गया? वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए, वो बीच में थोड़ी देर आवाज़ में प्रॉब्लम आ गई होगी, इसलिए हम बातों को अपनी फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या कहा कि अगर मान लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, तब तो आपको पता है कि हमारा डेल एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो इन सब सिचुएशन अगर आपको डेल एस सराउंडिंग निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हो। अब यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के कारण परेशान नहीं होइएगा। वजह यह है कि डेल एच हमारा जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, तो वो ये डिपेंडेंट नहीं है कि आप डेल एच को रिवर्सिबली मेज़र कर रहे हो या इरिवर्सिबली मेज़र कर रहे हो। आपने एक चीज़ देखा होगा, आप वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का अलग अलग, लेकिन आप इंटरनल एनर्जी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का अलग अलग फार्मूला नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारा एक स्टेट फंक्शन होता है। वैसे ही इंथैल्पी भी हमारा एक स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी हमारा एक स्टेट फंक्शन है, एक्सेट्रा। आइए, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग जान रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ जनरेशन क्या है, क्यों ज़रूरत हमें इसकी पड़ती है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से आते हैं। मान लीजिए हमारा ये पॉइंट 1 है और इस पॉइंट 1 से हम पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हैं रिवर्सिबली। हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हैं रिवर्सिबली, लेकिन हम पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ आ रहे हैं इरिवर्सिबली। प्रोसेस साइक्लिक है, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल एस तो ज़ीरो होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का जो डेल एस होता है वो ज़ीरो होता है, ये तो कंफर्म है। अब इसका जो डेल एस हमारा है वो एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस का जो हमारा डेल एस है वो एक्चुअली डी एस रिवर्सिबल प्लस डी एस इरिवर्सिबल का कॉम्बिनेशन है। अब ये हमें ज़ीरो बनना चाहिए, इसका एडिशन तो हमारा ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम के लिए जो हमारा डेल एस होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। लेकिन अब समस्या कहाँ आ गई, हमें तो लग रहा है कि ये ज़ीरो बन जाना चाहिए, लेकिन समस्या कहाँ आ गया वो ज़रा देखिएगा। वैसे भी क्यू रिवर्सिबल और क्यू इरिवर्सिबल मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं होंगे। अर्लियर अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वगैरह जहाँ पढ़े हो उन लेक्चर को रिकॉल्ड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं हैं, तो ये ज़ीरो हो नहीं सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट क्लासियस ने दिया था, जिसको बोलते हैं क्लासियस इनइक्वलिटी। वो क्या बोले वो ज़रा समझिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारा डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेकिन डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी लेस देन ज़ीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है, दिस वन इज कॉल्ड क्लासियस इनइक्वलिटीज। अब आ जाइए, अगर आप बहुत केयरफुली देखिएगा, इस रिजल्ट को ज़ीरो बनना है क्योंकि साइक्लिक है। ये हमारा इज इक्वल टू ज़ीरो है और ये हमारा लेस देन ज़ीरो है, और ज़ीरो रिजल्ट को बनना है। तो लग गया होगा ना कि भाई कोई चीज़ तो इसमें ऐड करना होगा, कोई हिडन फैक्टर है जो ऐड होगा तभी ये रिजल्ट ज़ीरो बनेगा। तो वो जो हिडन फैक्टर है दे आर कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ जनरेशन। क्या बोले समझिएगा, ये एक साइक्लिक प्रोसेस का है तो डेल एस इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। क्लासियस इनइक्वलिटी ये रिजल्ट हमें दे रहा है, हमारे पास डिटेल्स नहीं पढ़ना है इसलिए हमने सिर्फ रिजल्ट दे दिया। तो ये ज़ीरो, ये लेस देन ज़ीरो। अब लेफ्ट हैंड ज़ीरो है और राइट हैंड लेस देन ज़ीरो है, तो ये तो तभी हमारा हो सकता है ना जब कोई एक ऐसा
अननोन इंट्रॉपी हो, जो हम और आप नहीं जान रहे हों, वो मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही लेकिन प्लस साइन का हो, जो इस रिजल्ट को जीरो बना दे, तो दे आर कॉल्ड इंट्रॉपी ऑफ जनरेशन। अब क्लासियस ने क्या कहा वो जरा सुनिएगा। अगर एक सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही हो, अगर एक सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही हो, तो उसमें एक चेंज अकर होता है। वह चेंज इनविजिबल चेंज होता है, जो वह एक इनविजिबल चेंज होता है जो इंक्रीज इन इंट्रॉपी प्रोड्यूस करता है। वह इंक्रीज इन इंट्रॉपी इंट्रॉपी ऑफ जनरेशन कहलाती है। मतलब जितना मैग्नीट्यूड इसका है, उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव साइन का एक हमें इंट्रॉपी मिलेगा, तभी ये रिजल्ट हमारा जीरो हो पाएगा। क्या बोले वो जरा देखिएगा कि हमारा डेल एस साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो आया वो आया डी एस रिवर्सिबल बाई टी प्लस डी एस इरिवर्सिबल बाई टी प्लस, ये हमारा जीरो था, ये हमारा लेस देन जीरो था, और इस रिजल्ट को जीरो बनना है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, तो प्लस एंट्रोपी ऑफ जनरेशन, प्लस एंट्रोपी ऑफ जनरेशन। और एक चीज लगा होगा कि ये एंट्रोपी ऑफ जनरेशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा, तभी हमारा रिजल्ट यह वाला जीरो के बराबर बन पाएगा। मतलब बोल सकते हो कि डेल एस जनरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्या बोले जरा सुनिएगा। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर कोई सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही होती है या जा रही होती है, तो एक्चुअली सिस्टम में एक इनविजिबल चेंज अकर होता है। वह इनविजिबल चेंज सिस्टम की इंट्रॉपी को बढ़ा देता है। यह बढ़ा हुआ इंट्रॉपी इंट्रॉपी ऑफ जनरेशन कहलाता है। क्लियर? अब भी बातें समझ में नहीं आई है? अब आगे जो बोलेंगे वो सुनिएगा। आपका एक साइक्लिक प्रोसेस था, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो गया, डी एस रिवर्सिबल प्लस ये गलती से यहाँ डी एस दे दिए थे भाई, ये डी क्यू होगा। डी एस रिवर्सिबल प्लस डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन प्लस डेल एस जनरेशन इज इक्वल टू तो क्या बोले वो ज़रा एक बार बातों को केयरफुली सुनिएगा कि अगर आप किसी प्रोसेस को इरिवर्सिबली अकर कर रहे हो, तो इरिवर्सिबली अकर करने में वो सिस्टम जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगी, उसमें एक इंक्रीज इन इंट्रॉपी आएगा, और उसी इंक्रीज इन इंट्रॉपी को इंट्रॉपी ऑफ जनरेशन बोला जाता है। यह ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। बढ़ा जाए आगे। हाँ भाई, बच्चे ने कहा कि सर क्या ये आप काट दिए हो कि डेल एस इज इक्वल टू नेवर डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, डेल एस नेवर इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। हाँ, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अभी समझिएगा अभी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डेल एस इज इक्वल टू हमने बोला था क्यू रिवर्सिबल बाई टी,
बच्चे ने बोला कैसे सर? तो आइए जरा इन बातों को समझें। अभी आपने क्या बोला है, एस साइक्लिक इज इक्वल टू, जो फिगर था, एस रिवर्सिबल प्लस एस इरिवर्सिबल। एस साइक्लिक 0 इज इक्वल टू एस रिवर्सिबल क्यू रिवर्सिबल बाई टी प्लस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, कहाँ 0 अभी तक आ रहा था, प्लस डेल एस जनरेशन। कट गया। चलिए हम इधर से थोड़ा लिखते हैं। डेल एस साइक्लिक इज 0 इज इक्वल टू एस रिवर्सिबल, फॉर्मूला बोलिएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी प्लस, ये जरा बताइएगा। तो आपने कहा था क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, क्या यही दो टर्म ये 0 के बराबर हो गया था क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, आपने लिखा था डेल एस जनरेशन। ये हमारा 0 था, ये हमारा लेस देन 0 था, ये हमारा ग्रेटर देन 0 था, ये आ गया ये वाली चीज। तो एक बात बताइएगा, एस इरिवर्सिबल तो हमारा टोटल ये टर्म बन रहा है। तो अगर एस इरिवर्सिबल ये है तो आप कैसे लिख लोगे कि एस इरिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी? लिख ही नहीं सकते हो। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात जानिए, डेल एस हमारा एक स्टेट फंक्शन होता है, तो दैट इज वाई ये रिवर्सिबली मेजर किए जाए या इरिवर्सिबली मेजर किए जाए ये मैटर नहीं करता। तो जब भी आप डेल एस सिस्टम निकाल रहे होते हो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, आपको सिर्फ लिखना है क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं बेटा, सुन लेना। अगर डेल एस सिस्टम आप निकाल रहे हो तो डेल एस सिस्टम आपको रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, एक ही फॉर्मूला अप्लाइड होता है और वो फॉर्मूला है हमारा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, बिकॉज डेल एस is a state function, do not depends on processes, कि किस प्रोसेस पर आप जो है डेल एस ऑब्टेन कर रहे हो। क्लियर? बातें समझ में आ गई? तो चलिए अब जो हमारा तीसरा लेक्चर आएगा उसमें हम आपको फॉर्मूला वगैरह बता देंगे कि डेल एस का रिवर्सिबल आइसोथर्मल ये सब में कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, फिर एक दो प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। चलिए ओके, थैंक यू।